जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, वैसे तो वो सभी मुद्दे मेरे भूतपूर्व सैनिक भाइयों को पता है, लेकिन इसके बावजूद आज का ये वीडियो क्यों खास होने वाला है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, सार्जेंट इंग्लिश रंजन, जिसको आप सब जानते ही हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन बिहार, इनकी तरफ से सोशल मीडिया में देखिए ये 10 पन्नों का पूरा ज्ञापन मेरे पास आया है, जिसमें विस्तार से ये जो भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर को लेकर कुछ 10 या 12 मुद्दे हैं, इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। और आप सब जानते ही हैं कि 20 फरवरी से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरे भूतपूर्व सैनिक भाई बैठे हैं और उनके समर्थन में जो 3 अप्रैल को पूरे भारत के भूतपूर्व सैनिक संगठन जो एक रैली का आयोजन कर रहे हैं और ये ज्ञापन अपने अपने कलेक्टर साहब को सौंपेंगे, तो इसके समर्थन में हमें ये लेटर मिला है और इसी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इसकी जो भी सारे मुद्दे हैं, इसके बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में बात करूंगी और जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी भूतपूर्व सैनिक भाई हैं जिन तक अभी तक हमारी बात नहीं पहुंची है, उन तक भी हमारी बात पहुंचे। और अब ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को देना है। और इसी के साथ देखिए, इस ज्ञापन में कौन से मुद्दे हैं जिसको कवर किया गया है। देखिए, चाहे OROP 2 की विसंगतियां हो, विडो पेंशन हो, 7th पे कमीशन की से जो गड़बड़ियां चालू है, इसके बारे में इसमें बात की गई है। सर्विस पेंशन हो, मेडल हो, MSP हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, या बटमैन सिस्टम, अंग्रेजों के समय से जो रूल्स, आर्मी रूल्स चलते आ रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बात है। इसके बारे में देखिए, रिजर्व पेंशनर्स के बारे में भी इसमें बात की गई है और जो एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव हुआ है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है और विस्तार से बात करना जरूरी है। और जो आगे कुछ टेबल्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस बोर्ड के जरिए बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट देख लेते हैं अगर इस लेटर का। जवानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर दिल्ली में 20 फरवरी 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने और केंद्र सरकारों को जवानों को न्याय देने संबंधी मांग पत्र, ये इस मांग पत्र का सब्जेक्ट है। और आगे हम बात करें, अगर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया गया है, और यही नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें ये सारी मांगों को लेकर ही बात की गई है, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत पसंद आए हैं और केंद्र सरकार को इस पर जरूर से अमल करना चाहिए, क्योंकि इससे जो केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है ये कम होगा। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात होगी, बताऊंगी मैं वो सुझाव कौन से हैं। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि देश आजाद होने से लेकर अभी तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय होता रहा है और इसी को लेकर 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। और आगे क्या कहते हैं, अगर हम पहले मुद्दे की बात करें तो वो OROP 2 यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन 2, इसके बारे में। और हाँ, ये देखिए, ये बहुत सही हुआ है कि इसमें जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले हैं, इनकी सही परिभाषा दी गई है। क्या कहते हैं, इसको तो मुझे पूरा पैराग्राफ ये पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2022 को प्रेस जारी करके 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कलर सर्विस करके आए जवानों तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए सैनिकों को ही 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कह के जिनको पे रिवीजन से बाहर कर दिया गया है, इसके बारे में देखिए आगे क्या लिखते हैं। जवान कभी भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होते, क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15+2 साल का होता है,
जबकि ऑफिसर्स का एग्रीमेंट 58 साल का होता है। और अगर ऑफिसर 58 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है। इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो विस्तार से देखिए इसके बारे में बात की गई है, यानी कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले हैं इसके बारे में। अब देखिए आगे ये कहते हैं, हमारी मांग है कि सभी जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए, यानी कि किसी को भी प्रीमेच्योर कह के बाहर नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखिए ये क्या लिखते हैं कि जब मीडिया ये ऑफिसर से पूछती है कि क्या बीएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी इन इनको ये अपना OROP 2 का लाभ दें, इसके बारे में जो ऑफिसर से सवाल पूछा जाता है तो ऑफिसर्स क्या कह के निकल जाते हैं कि नहीं नहीं, इनकी जॉब क्योंकि 60 साल की होती है, यानी कि पूरी सर्विस होती है, तो इनको लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा ऑफिसर्स कहते हैं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर। लेकिन देखिए हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुई 1 रैंक 1 पेंशन के लिए दिए गए पैसों में से 60% से 70% पैसा सिर्फ ऑफिसर्स को ही दे दिया गया है, उन ऑफिसर्स को। हैरानी की बात यह भी है कि सेना में ऑफिसर्स की टोटल गिनती मात्र 3% है, जबकि जवानों की संख्या 97% है। यानी कि देखिए जब ऑफिसर से मीडिया ये सवाल करती है कि बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या आईटीबीपी हो, इनको OROP 2 का लाभ मिलना चाहिए, तब वो मना कर देते हैं। लेकिन वही ऑफिसर्स अपने लिए इस OROP 2 की रिवीजन का पूरा फायदा ले जा रहे हैं। अब आगे देखिए, एक जवान सिपाही की ज्यादा से ज्यादा 17 साल सर्विस होती है। अगर वह जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो वह 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। अगर वह जवान 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो पेंशन आने के समय उसके बड़े बच्चे की उम्र 10 साल होती है। जबकि एक ऑफिसर जब वो रिटायर होता है, यानी कि 60 साल की सर्विस करके रिटायर होता है, तब जानते हैं उसके बच्चों की भी शादी हो गई होती है और उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए होते हैं। तो उनको सही मायनों में इस OROP 2 की कोई जरूरत नहीं थी, पर वो फायदा उठा के लेके गए हैं। अब आगे देखिए, आगे ये क्या पूछते हैं, अब आप ही बताइए कि OROP पर किसका हक बनता है। देखिए आगे ये लिखते हैं, सेना में अच्छी सर्विस करने के लिए सम्मान स्वरूप में दिए जाने वाले ऑनरी रैंकों, ऑनरी नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टनेंट की पेंशन में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और इसी तरीके से नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर रैंकों की भी पेंशन में 1 भी पैसों की बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जिन ऑफिसरों का एक पेंशन पर कोई हक ही नहीं बनता था, उनको भारी भरकम लाभ देकर खुश किया गया है। वहीं पर सेना के ऑफिसरों द्वारा संचालित यूनियनों द्वारा एक बार भी जवानों के साथ हुए अन्यायों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई है। यानी ऐसे भूतपूर्व सैनिक संगठन जिनको ऑफिसर्स द्वारा चलाया जाता है, इनकी तरफ से हमें कोई समर्थन नहीं मिला है, ऐसा इस ज्ञापन में लिखा गया है। तो ये तो थी OROP की विसंगतियों को लेकर। इसके बाद देखिए आगे ये क्या लिखते हैं, हमारी मांग है कि ऑफिसरों को अनुचित तरीके से दी गई 1 रैंक 1 पेंशन बंद की जाए और 1 रैंक 1 पेंशन के पिछले दिए गए बैलेंस को ब्याज सहित वापस लिया जाए, यानी रिकवरी की भी बात की गई है। इसके बाद देखिए सेकंड मुद्दा जो है वो है विधवा पेंशन का। इसको मैं आपको थोड़ा टेबल पर भी समझाऊंगी कि OR और JCOs की जो विधवाएं होती हैं इनमें और ऑफिसर्स की जो विधवाएं होती इनके पेंशन में कितना फर्क है, इसको हम टेबल के जरिए जानेंगे। लेकिन हम ये देख लेते हैं थोड़ा क्या लिखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों की या विधवाओं की पेंशन में सुधार करने के लिए जितनी भी कमेटी बनाई गई है, सभी की सभी ऑफिसरों के अधीन ही बनाई गई है। यानी कि ये जो विधवाओं की पेंशन के लिए जो भी कमेटी बनाई गई सब में ऑफिसर्स हैं, तो वो कहां से अब ORs और JCOs की विधवाओं को फायदा देंगे, ये तो जाहिर सी बात है। यही कारण है कि सभी कमेटियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऑफिसरों की पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बैठाई गई ऑफिसर प्रधान कमेटियों ने तो शर्म की हद पार करते हुए
वीर नारियों तक के बारे में सोचने और फैमिली पेंशन बढ़ाने की भी सिफारिश नहीं की है। बेशर्मी की हद देख लीजिए। जबकि हर बार ऑफिसर की विधवाओं को ज्यादा से ज्यादा फैमिली पेंशन बढ़ाने की जोरदार सिफारिश की है। क्या जवानों की विधवाओं ने देश के लिए अपने पतियों को नौछावर करके कोई पाप किया है? अब ये देख लीजिए कितना गंभीर मुद्दा है कि जब पे रिवीजन होता है तब सिर्फ ये नहीं होता कि ओआरएस और जेसीओस को साइड में रख के ऑफिसर्स ही लाभ ले जाते हैं, ये नहीं होता। ऑफिसर्स की विधवाओं को भी ज्यादा लाभ मिलता है। शर्मनाक बात नहीं है तो ये क्या है? इसके बारे में तो बात करते हुए अजीब लगता है कि अगर ओआरएस और जेसीओस को तो आप नहीं इसमें वो शामिल कर रहे हैं, ये समझ में, लेकिन जो फैमिली पेंशनर्स है उनके साथ भी ऐसा भेदभाव। आगे देखिए, अगर किसी औरत के पति की मौत हो जाती है तो उसको घर चलाने में कितनी मुश्किल होती है, और ओआरएस और जेसीओस की तो फैमिली इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती है। यह सिर्फ एक विधवा को ही पता होता है। आप नीचे लिखे अंतर को एक बार पढ़ें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये टेबल को हम देख लेते हैं एक बार, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इस टेबल के जरिए देख लेते हैं ताकि कुछ जो कोई अगर सिविलियन मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना तो उसको भी इसके बारे में पता चले। देखिए, ऑफिसर्स की विधवाओं का अगर हम पेंशन देखें तो 2006 में जो 5,880 रुपए का अंतर था वो अभी 2023 में 57,240 रुपए। मान सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। और परसेंटेज देख लिए, 873% का अंतर है। इसके बाद ओआरएस की वीडियोस का देखिए 3,500 रुपए, और कितना बड़ा है 2023 में 12,065। इसमें अंतर देखिए 245% का ही अंतर है। अब देख लीजिए, और ये समझाना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूं कि ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ये क्या लिखते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि जवान की विधवा के फैमिली पेंशन में 2006 से लेकर 2016 तक अन्याय हुआ है, जैसे जवान किसी दूसरे देश की सेना में सर्विस करके आया है। बस इनकी यही मांग है कि देखिए हम पैसा नहीं चाहते, इंसाफ चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है 7th पे कमीशन, जो OROP 2 की तरह ही गड़बड़ियों का भंडार है। इसके बारे में बात करते हैं। 7वें पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना के ऑफिसर्स द्वारा जवानों के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हो। पूरी दुनिया में हमारे देश के जवानों के साथ अन्याय करने का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है जिसे कोई भी देश आने वाले समय में भी नहीं तोड़ सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 7th पे कमीशन को लागू करते समय दिसंबर 2015 को मिलने वाली पेंशन को ऑफिसर्स के लिए 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला अपनाया गया, लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फॉर्मूला लागू किया गया। जाहिर सी बात है ऐसा इसलिए कि उनको सीधी तौर पर कोई फायदा ना हो, चाहे पेंशन में हो चाहे पेमेंट में हो। आगे देखिए, तो ऐसा फॉर्मूला तो किसी देश ने आज तक नहीं अपनाया है जो हमारे देश में हो रहा है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कायम कर ही रहे हैं ये लोग। अब देखिए, तो मांग क्या रख रहे हैं ये 7th पे कमीशन को लेकर, जवानों के लिए भी 2.81 का फॉर्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार जवानों को 2.81 का लाभ नहीं दे सकती तो ऑफिसर्स के लिए भी 2.57 के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए, और अभी तक 2.81 के हिसाब से दी गई पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाए, यानी कि फिर से वही बात की रिकवरी की जाए। ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, जो चौथा मुद्दा है सर्विस पेंशन। देखिए ये क्या पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स की पेंशन में ही बढ़ोतरी की जाती है। और यही मुद्दा मैंने कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था इसमें पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है
कि चाहे पेमेंट की बात हो चाहे पेंशन की बात हो, ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा क्यों होता दिख रहा है, या उनकी पेंशन या पेमेंट ज्यादा क्यों होती है? पता है एक व्यूअर्स ने मुझे क्या कमेंट किया था कि मैडम ये पढ़े लिखे हैं, ये यूपीएससी क्लियर करके गए हैं। वैसे ये अलग बात थी कि वो वीडियो मेरा एमएसपी पे था, मिलिट्री सर्विस पे था, इस पर उन्होंने ये कहा था। सोच देखिए उनकी, क्योंकि वो ऑफिसर्स यूपीएससी क्लियर कर सेना ज्वाइन करते हैं तो उनकी जान की कीमत भाई बहुत बढ़ जाती है। ऐसा ही डिसेबिलिटी पेंशन में भी हो रहा है, और वही मुद्दा आगे इस ज्ञापन में है, मैं आपको वो भी पढ़कर सुनाऊंगी। अभी देखिए, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम ऑफिसर्स ही चला रहे हैं तो सेना में जवानों की भर्ती बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ ऑफिसरों को ही भर्ती करना चाहिए। जैसे कि कुछ व्यूवर्स लिखते हैं कि भाई ऑफिसर्स को ही भेजिए बॉर्डर पर, उन्हीं के हाथ में बंदूक दे दीजिए, और जो कहते हैं ना कि रिस्क से सीधा सामना जिनका होता है, जो खुली बंदूकों के सामने खड़े होते हैं, वो ऑफिसर्स होने चाहिए, ताकि भाई ज्यादा माल मलाई उन्हीं को खानी है, ज्यादा फायदा उन्हीं को लेना है। तो यहां पर देखिए, छठे पे कमीशन के बाद सर्विस पेंशन में भी कैसे जवानों के साथ धोखा किया गया है और ऑफिसर्स की पेंशन बार बार बढ़ाई गई है, इसको एक टेबल के जरिए बताया गया है। ये देखिए, तो देखिए ये जो ऑफिसर्स की सर्विस पेंशन में और एक जवान की सर्विस पेंशन में कितना फर्क है, इसको भी एक टेबल के माध्यम से बताया गया है। इसको मैं आपको बताती हूँ। सर्विस पेंशन अगर हम देखें, ऑफिसर्स की सर्विस पेंशन 2006 की बात कर रही हूं मैं, यहां पर 14,600 रुपए इनकी सर्विस पेंशन, और अब देखिए 2023 में 95,400, यानी कि सीधा 553% का इनको फायदा है। और यहीं पर अगर ओआरएस, यहाँ पे मैं टीएस नायक की बात कर रही हूँ, 2006 में 4,046 रुपए, और 2023 में अभी सिर्फ 20,107 रुपए, यानी कि कितना परसेंटेज अगर हम देखें तो 397% का ही फायदा हुआ है। कितना बड़ा अंतर है ये आप खुद देख सकते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं कि ये जो पूरा ज्ञापन बनाया गया है, ये पूरा मांग पत्र जो बनाई गई है, बहुत सोच विचार कर और समझ कर बनाई गई है। और अगर इस पे काम होता है, केंद्र सरकार इस पे ध्यान देती है, तो ये सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत राहत की खबर होगी। आगे देखते हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार जवानों की सर्विस पेंशन भी ऑफिसरों की सर्विस पेंशन के बराबर अनुपात में बढ़ाए। अगर सरकार जवानों की सर्विस पेंशन नहीं बढ़ा सकती है तो अफसरों की सर्विस पेंशन को कम कर दे, और फिर वही बात कि जो पहले ज्यादा पैसे दिए हैं उसको ब्याज सहित वापस ले। आगे देखिए, अगर हम पांचवा मुद्दा देखें तो मेडल, आप सब जानते ही हैं, जो वीरता पुरस्कार होते हैं या मेडल्स होते हैं, इसको लेकर भी ऑफिसर्स एक दूसरे को फेवर देते रहते हैं। ये देखिए क्या लिखते हैं, क्या आप जानते हैं कि सेना में जवानों की संख्या 97% है और ऑफिसरों की गिनती मात्र 3% है, लेकिन मेडलों की अगर गिनती की जाए तो 99% ऑफिसरों के पास कोई ना कोई मेडल होता है। जैसे कि मैंने कहा, श्रीमान जी 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर टोटल 300 वीरता के मेडल दिए गए, जिसमें से जवानों को टोटल 73 मेडल दिए गए और ऑफिसरों को 227 मेडल दिए गए। साफ साफ अंतर हम देख रहे हैं। और आगे देखिए, इसमें एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आतंकियों के साथ जिन मुठभेड़ों के लिए वीरता के मेडल दिए गए हैं, उन मुठभेड़ों में जख्मी और शहीद हुए जवानों को कोई मेडल नहीं दिया गया, लेकिन जिन ऑफिसरों को खरोच तक नहीं आई है उनको वीरता मेडल दे दिया गया है। श्रीमान, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। अगर बहादुरी ऑफिसर्स ने की है तो उस मुठभेड़ में जवान जख्मी या शहीद कैसे हुए? जाहिर सी बात है, जो लड़ने जाते हैं वही घायल होते हैं और वही शहीद होते हैं। अगर जवान बहादुरी के साथ लड़ते हुए जख्मी या शहीद हुए हैं तो फिर जवानों को वीरता मेडल क्यों नहीं दिए गए? फिर अफसरों को वीरता मेडल किस बहादुरी के लिए दिए गए हैं? जाहिर सी बात है कि यूनिट से नाम जो आगे जाएंगे उसी हिसाब से होगा ये सब। ये तो मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते होंगे। और देखिए
आपको नहीं लगता कि यहां पर जवानों के साथ गलत हुआ है? यानी जो जवान अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको उनके हक से वंचित रखना, ये कहाँ का न्याय है? और आगे का देखिए मुद्दा वही है जो आज सालों से हम जिनके लिए परेशान हो रहे हैं, यानी कि एमएसपी। यहां पर देखिए एमएसपी की भी बात हुई है। आप जानते ही होंगे कि एमएसपी का मुद्दा अभी कोर्ट में है, और अगर एमएसपी पे हमें जीत मिलती है तो इसका सीधा सीधा फायदा सभी को होगा, चाहे डिफेंस पेंशनर्स हैं, चाहे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे डिपेंडेंट है, सभी को होगा। तो इसमें तो मुझे ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में छठे वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की गई थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मानकर लागू कर दिया। मिलिट्री सर्विस पे यूरोप के देशों में दी जाती थी। ये देखिए, ये जानना सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी देश की सेना ने जो एमएसपी है इसको कहां से उठाया है, इसका जो बेस है वो क्या है, किसके आधार पर ये मिलिट्री सर्विस पे आया है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए हैं सब में सेना के अफसरों को ही नियुक्त किया गया है। जब छठे पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी को लागू करने की सिफारिश की थी तो वह हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि देखिए मैं ये 6 पे कमीशन की बात कर रही हूं, और यहां पर ये देखिए ऑफिसर्स ने क्या रेकमेंड किया था, सिफारिश क्या थी, लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत न्याय मिला था वो किस वजह से मिला था वो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, छठे पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1000 रुपए और ऑफिसर्स को 6000 रुपए महीना दी जाए, लेकिन एक क्लास 1 सिविल ऑफिसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जिस यूरोपियन देश की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे लागू कर रहे हैं वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और ऑफिसर्स को बराबर दी जाती है, तो आप ऐसी सिफारिश क्यों करें? अंतर देखिए, ऑफिसर्स ने उस टाइम छठे पे कमीशन पे क्या सिफारिश की थी कि जवानों को 1000 और ऑफिसर्स को 6000। अब यहां पर देखिए सवाल ये उठता है कि कमीशन में बैठे सेना के ऑफिसर्स को दूसरे देशों में मिलने वाली फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑफिसर्स के लिए, जवानों को कोई भी फैसिलिटी नहीं देना चाहते वो। तो ये मांग क्या रख रहे हैं इसके लिए? हमारी मांग है कि जिन यूरोपियन देशों की तरफ देखकर सेना को मिलिट्री सर्विस पे दी गई है उन यूरोपियन देशों की तर्ज पर ही भारत में भी जवानों को, ऑफिसर्स को एक बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर जवानों की मिलिट्री सर्विस पे नहीं बढ़ानी है तो ऑफिसर्स की कम कर दीजिए, क्योंकि अगर सही अर्थ में हम देखें, अगर देश की कोई सेवा करता है ना तो वो जवान करता है। आगे देखिए, जो 7वां मुद्दा है डिसेबिलिटी पेंशन, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट थी, सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसकी एक रिपोर्ट अभी जो आई है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, उसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था। और इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बताया गया है कि ऑफिसर्स कैसे डिसेबिलिटी पेंशन के नाम पर लूट मचा रहे हैं। और ये पूरे ज्ञापन से ये पता चल रहा है कि जो पैसा सेना के लिए आता है या रक्षा मंत्रालय जो पैसे सेना के लिए देते हैं वो कहाँ जाता है, जवान तक क्यों नहीं पहुंचता है। अफसर अपनी अपनी थाली सजाते हैं और ऑफिसर्स को ही फेवर देते हैं। मांग पत्रों के माध्यम से पिछले 8 सालों से डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर और जवान की एक बराबर करने की मांग कर रहे थे। हम इस मुद्दे को मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं उठाना चाहते थे, यानी साफ साफ बात थी कि शांतिपूर्वक कुछ ऐसे ज्ञापन देकर रक्षा मंत्रालय को इसके बारे में सूचित किया गया, और ये नहीं चाहते थे कि मीडिया में ये बात उछले, क्योंकि इस मुद्दे में भेदभाव को लेकर सर्विस कर रहे जवानों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज हम खुला सभी प्लेटफॉर्मों पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। और केंद्र सरकार यह बात अच्छी तरह से समझ सकती है कि अब डिसेबिलिटी पेंशन की सच्चाई जानने के बाद सर्विस कर रहे जवान क्या सोचते होंगे। बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, कमीशन ऑफिसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन
75,870 रुपए और एक जवान की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 9,000 रुपए है। तो अगर इस टेबल के माध्यम से हम ये जाने कि ऑफिसर्स और जवान की डिसेबिलिटी पेंशन में कितना बड़ा अंतर है, भाई घायल वो भी उसी तरीके से हुआ है, जो जवान डिसेबिलिटी आता है ना, वो भी जो सही अर्थ में आता है, क्योंकि उनको फेवर देने वाला भी कोई नहीं होता है, लेकिन उनको कम पेंशन मिलती है। और ऑफिसर्स जो कि रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर फिर पेंशन आते हैं और जिंदगी भर ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं। देखिए अंतर, देखिए डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स का अगर हम देखें, नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी होता नहीं है, पर ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए 2006 की अगर हम बात करें 5,880 रुपए, यही अंतर 2023 में 75,000 रुपए, 5,880 से 75,000 रुपए का अंतर आप देख रहे हैं, ये इन दोनों से भी ज्यादा है, यानी कि 1,175% का अंतर यहां पर साफ साफ है। इसके बाद अगर हम बात करें वॉर इंजरीज 100% डिसेबिलिटी की, तो 2006 में 11,760 रुपए था, इसमें देखिए 2023 में 1,50,000, यानी कि 1,175% पेंशन बढ़ा है। और देखिए हम बात करें अगर वॉर इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन की, तो 2006 में जो 11,760 रुपए था, वो 2023 में 2,50,000 रुपए हुआ है, यानी कि सीधा 2,225% का अंतर देखिए। अब अगर हम बात करें डिसेबिलिटी पेंशन जवान के लिए, नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 2006 में 3,510 रुपए था, इसके बाद देखिए 2023 में 9,000 रुपए, यानी कि सिर्फ 156% का अंतर है। इसके बाद वॉर इंजरी 100% डिसेबिलिटी की, 2006 में 7,020 रुपए था, वो 2023 में थोड़ा बढ़ा के 18,000 कर दिया है, यानी कि सिर्फ 156% की बढ़त के साथ। आगे देखिए वॉर इंजरी 100% इनवॉलिड आउट के साथ, अगर इसकी हम बात करें 2006 में जो 7,020 रुपए था, 2023 में सिर्फ 26,900 रुपए, यानी कि सिर्फ 284% का अंतर आया है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि भाई इंजरी तो सबको एक साथ ही एक जैसी तरीके से ही होती है, और जो सही अर्थ में लड़ते हैं या सही अर्थ में जो वॉर फेस करते हैं वो जवान और जेसीओस होते हैं। तो मांग इसको लेकर देखिए मांग क्या ली गई है। हम 7th पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन की डिटेल और ऑफिसर्स जवानों के बीच डिसेबिलिटी की पेंशन का अंतर निकालकर आपको भेज रहे हैं, जो ये टेबल के जरिए मैंने आपको बताया। और साथ में देखिए ये भी याद दिलाया है कि क्या ऑफिसर्स टैंक को अपने कंधों पर लेकर लड़ते हैं? ऐसा क्या है भाई कि ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन में इतना अंतर है, इतनी ज्यादा क्यों है? साफ साफ इसको लेकर पूछा गया है। और किस आधार पर ऑफिसर्स को इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है? देखिए आगे इन्होंने जिस मुद्दे के बारे में बात की है, यानी कि बटमैन सिस्टम, जो सेना को अंदर अंदर खोखला कर रहा है। और ऐसा मैं किस लिए कह रही हूं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं। देखिए यहां पर ये क्या लिखते हैं, बटमैन का मतलब होता है कि सेना के ऑफिसरों को एक फ्री का नौकर मिलना, जो कि 24 घंटे दिन रात उनकी सेवा में हाजिर रहता हो। और ये साफ है, क्योंकि देखिए एक जवान जब सेना ज्वाइन करता है तो वो मन में देशभक्ति को लेकर सेना ज्वाइन करते हैं, और उनसे घर के काम करवाना और 24 घंटे अपनी सेवा करवाने से क्या उनका मनोबल नहीं टूटता है? और ऐसे जवानों को ना ही हथियारों की जानकारी होती है और ना ही सेना को लेकर कुछ और इनको खबर होती है। और देखिए लेकिन इनको एक फायदा देते हैं ये ऑफिसर, इनके बारे में भी आगे ये दिखा गया है। जो जवान ऑफिसरों के घर में नौकर बनकर रहता है, ऑफिसर उन्हें प्रमोशन भी पहल के आधार पर देते हैं और दूसरी सुविधाएं भी ज्यादा मिलती है। इस तरह जो भी जवान अपनी सही ड्यूटी करते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, और जिस चीज का उन्हें अधिकार होता है
वह अधिकार उन्हें नहीं मिलता है। तो देखिए आगे ये क्या मांग लिखते हैं इसको लेकर, जवानों को नौकर बनाकर रखने की इस प्रथा पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए, और ये बहुत जरूरी है। तो देखिए आगे हम ये मुद्दा देखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के आर्मी रूल्स, तो इसको लेकर भी साफ साफ ये मांग रखी गई है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आर्मी रूल्स को रद्द करके नए आर्मी रूल्स बनाए जाए। और इसके बाद का जो मुद्दा है रिजर्व पेंशनर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में भी देखिए अगर हम जब पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि जिन्होंने भी 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर जवानों के बारे में इसमें बात की गई है। देखिए इस लड़ाई को लड़ने के बाद 7, 8 या 10 साल की सर्विस में जबरदस्ती पेंशन इनको भेज दिया गया था। देश के लिए लड़ाइयां लड़ने वाले उन बहादुर योद्धाओं को यह कहकर पेंशन भेज दिया गया था कि आप लोगों को 15 साल वाले सिपाही के बराबर पेंशन दी जाएगी। लेकिन अफसोस केंद्र सरकार ने देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ने वाले योद्धाओं के साथ अन्याय करते हुए इस समय 9,000 रुपए बेसिक पेंशन फिक्स की हुई है। यानी पहले तो उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट भेज दिया गया, इसके बाद इनकी मांगों को लेकर भी कोई साथ नहीं दे रहा है। आगे देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस नंबर, यहां पर केस नंबर भी दिया गया है, जो कि 27 अक्टूबर 2016 की जजमेंट में रिजर्व पेंशनर्स को रेगुलर सर्विस पेंशनर्स के बराबर पेंशन देने का आदेश पारित किया था। और इस जजमेंट के बाद नेवी के रिजर्व पेंशनर्स को रेगुलर सर्विस पेंशनर्स के बराबर पेंशन के पीपीओ भी जारी कर दिए जा चुके हैं। आगे देखिए, तो मांग क्या है इसको लेकर। हमारी मांग है कि देश के लिए जिन्होंने 1962, 65 या 71 की लड़ाइयां लड़ी है, ऐसे रिजर्व पेंशनर्स को सम्मान स्वरूप रेगुलर सर्विस पेंशनर्स के बराबर ही पेंशन दी जाए। और वैसे भी देखिए बहुत दुख की बात है कि इस समय बहुत कम गिनती में रिजर्व पेंशनर्स जीवित है, और जो जीवित है उनकी उम्र भी 80 साल से अधिक है। तो उनको ज्यादा कोर्ट कचहरी के धक्के ना खिलवाते हुए उनका जो हक है उनको सम्मान स्वरूप मिलना चाहिए। तो आगे देखिए कि एक्स ग्रुप के साथ जो भेदभाव हुआ है OROB 2 के पे रिवीजन में, इसके बारे में भी बात की गई है। सेना के ऐसे ट्रेड जिन्हें 7th पे कमीशन के बाद 6200 रुपए एक्स ग्रुप पे दी जा रही है, उन्हीं ट्रेड को 2016 से पहले पेंशन आए पेंशनर्स को एक्स ग्रुप पे कम देकर भेदभाव किया जा रहा है। तो मांग देखिए इसको लेकर क्या है कि हमारी मांग है कि जैसे एक्स ग्रुप के 2016 के बाद पेंशन आए पेंशनर्स को 6200 रुपए एक्स ग्रुप पे दी जा रही है, वैसे ही 2016 से पहले पेंशन आए एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को भी 6200 रुपए एक्स ग्रुप पे पेंशन दी जानी चाहिए। ये इनकी कुछ मांगे हैं जिसको विस्तार से मैंने आज के इस वीडियो में समझाया, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल रह रही होगी। और देखिए इस वीडियो को सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी भूतपूर्व सैनिकों तक हमारी बात पहुंचे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पूरा करती हूँ। जय हिंद।